नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर पाई फाई पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल, मतलब परमाणु मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की तैयारी कर रहे हैं तो जो एसटीएबी या एक तरह से टेक्नीशियन, तो दोनों के लिए एक तरह से जो पूछने वाला है 40 मार्क्स का जनरल साइंस पूछने वाला है, जिसमें आपको फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा और बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा। तो 40 नंबर का है एक तरह से। तो आपको एक तरह से तीनों सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी एक तरह से आपको 40 नंबर में कम से कम तो 35 से 38 नंबर एक तरह से आपको पकड़ में आएगा। तो आपको जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, इसको एक तरह से अच्छी तरह से थ्योरी को आपको कवर करना है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या है परमाणु मॉडल, इसके बारे में हम देखेंगे। एक तरह से केमिस्ट्री का एक तरह से बेस होता है। तो पिछला बार जो सेप्टेम्बर 10 हमने दिया था उसमें परमाणु मॉडल से जो हमारा रदरफोर्ड का जो मॉडल था उससे क्वेश्चन आया था। तो इसीलिए हमने परमाणु मॉडल से स्टार्ट किया है केमिस्ट्री में। जो एक तरह से कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या डीआरडीओ कोई एग्ज़ाम हो, तो सीबीटी 1 में नॉनटेक जो आपको जनरल साइंस पूछने वाला है, इससे एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। तो हम इस वीडियो में बारी बारी से सारे परमाणु मॉडल को देखेंगे। तो हम डिस्कस करने वाले हैं पहले डाल्टन के परमाणु मॉडल, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर थॉमस मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल के बारे में करेंगे। उसके बाद जो हमारा बोरी का जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो समरफील्ड होता है एटॉमिक मॉडल, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, जो अभी तक बहुत सारे किताब में भी नहीं दिया हुआ है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कंप्लीट अगर हम वीडियो लेकर आ गए, मतलब कि वो टॉपिक फिर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कंप्लीट जानकारी हो गई। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाले हैं डाल्टन का परमाणु मॉडल, जो सबसे पहले दिया था परमाणु मॉडल को। तो ये जो डाल्टन थे एक तरह से वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1808 में परमाणु मॉडल दिए थे। तो यहाँ परमाणु बार बार शब्द आ रहा है कि परमाणु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एटॉमिक कहा जाता है, एटम कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखें कि क्या होता है। तो कोई भी जो तत्व होते हैं, तत्व की जो सूक्ष्मतम कण होता है, जो एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जो परमाणु होता है वो क्या होता है? अस्थाई होता है। अस्थाई होता है मतलब कि अनस्टेबल होता है। और ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में हमारा क्या होता है? भाग लेता है। ये हमारा हो गया, इससे कुछ प्रॉपर्टी हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है कौन? हमारा एटम पार्टिसिपेट करता है हमारा केमिकल रिएक्शन में। साथ ही साथ जो परमाणु जो शब्द सबसे पहले किसने दिया था? द डेमोक्रेटिक्स, क्या है? डेमोक्रिटस नामक एक हमारा जो एक तरह से कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के ज्ञातक होंगे, जो केमिस्ट्री में ज्ञान रखने वाले, डेमोक्रेटिस ने एक तरह से इसका शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, परमाणु शब्द का। तो हमारा परमाणु से हो गया कि जो हमारा तत्व की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है एलिमेंट का, वो हमारा परमाणु होता है। परमाणु अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, ये पार्टिसिपेट करता है, रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है। और परमाणु शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? तो वो हमारा डेमोक्रेटिस ने दिए थे। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हमारा जो जॉन डॉल्टन मॉडल साहब ने जो पहला मॉडल दिए थे उसके बारे में अच्छे से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसके बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी थी उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो उन्होंने बोला था, पहला उनका पॉइंट था कि मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जिस कॉल्ड द एटम्स। तो वही जो हमारा जो तत्व का जो एक तरह से स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, वही हमारा क्या होता है? एटम था। लेकिन इनका मानना था कि जो हमारा जो पदार्थ होता है बहुत छोटे कण से बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। इन्होंने पदार्थ का जिक्र किया था उस समय, जब सबसे पहले 1808 में दिए थे तब। लेकिन आज के हम लोग क्या मानते हैं कि जो हमारा एक तरह से तत्व होता है ना, उसके छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। पदार्थ में तो सब चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर इनका था अपना कंसेप्ट था। सेकंड पॉइंट है कि एटम आर इंडिविजुअल। कहने का मतलब है कि जो हमारा एटम था जो इनडिवाइजेबल था, कहने का मतलब वो परमाणु अविभाज्य होते हैं, उनका मानना था सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट उनका मानना था कि ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। तो क्या था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या थे? समान होते हैं। उनका मानना था कि एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। तो ये हमारे जॉन डॉल्टन का मानना था
कि हमारा जो परमाणु क्या है, अविभाज्य है, और साथ ही साथ इसको न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ क्या होता है, अविभाज्य होता है और पदार्थ का छोटा कण होता है। तो ये हमारा उनका जो पहला जो उस समय 1803 में जो कंसेप्ट दिए थे वो था। तो अब यहाँ देखेंगे कि इनका क्या कमी रह गई थी। तो पहला कमी क्या था कि एटम आर डिवाइजेबल हो गया, क्योंकि बाद में जो आए जो मॉडल लेके, तो बाद में क्या हो गया, थॉमसन साहब हो गए एक तरह से, बाद में वो जो एक तरह से जो एटम कई भाग में बट गए, टूट गए, तो टूट के लोगों ने दिखा दिया, तो उनका जो थ्योरी हो गया एक तरह से गलत साबित हो गया कि एटम डिवाइजेबल है, अनइंडिविजुअल नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, वो हमारा एक तरह से कंसेप्ट दे दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्या था कि कंपाउंड आइसोटोप कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जो एक तरह से जो यौगिक होता है, उसके बाद जो आइसोटोप था, उस सारी चीज़ों को ये जॉन डाल्टन साहब ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इनका कमियां थी। ये जो मॉडल में हमारे एक तरह से देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन थे, ये चीज़ों को एक तरह से क्लियर नहीं कर पाए थे, बस वो परमाणु के बारे में बताए थे ओनली। तो ये हमारे उनका कमियां थी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट मॉडल हमारा है थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में देखेंगे। तो थॉमसन मॉडल के बारे में आप देख सकते हैं कि हमारा तरबूजा है, तो एक तरह से प्लम हो गया, ये हमारा देख रहे हैं कि प्लस प्लस, और ये जो माइनस माइनस हो गया। तो इस तरह इनका एक तरह से कंसेप्ट मानना था। तो यहाँ पर चलिए यहाँ इसको देखते हैं। तो जो साइंटिस्ट कौन थे, जे थॉमसन साहब थे, जो उन्होंने मॉडल का नाम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया था, जो फिगर में दिख रहा है प्लम पुडिंग मॉडल एक तरह से उन्होंने नाम दिया था। जो इनका मानना था कि जो एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज होता है स्फीयर में, एक तरह से स्फीयर होता है जिसमें जो एटम होता है ना पॉजिटिवली चार्ज होता है, इनका मानना था। उसके बाद जो परमाणु होता है क्या होता है कि धनावेशित गोला होता है, ठीक है। नेक्स्ट इनका पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन द लाइक द रेजिन इन द केक। कहने का मतलब है कि उसमें जो उनका मानना था कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं केक की किशमिश की तरह जमे होते हैं। तो किशमिश की तरह कह सकते हैं, या तरबूजा होता है उसमें जो उसकी बिया होती है ना, सीड्स होती है, उस सीड्स की तरह हमारा कौन होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो होती है, जो तरबूज में जो सीड्स होते हैं, या हमारा केक होता है उसमें किशमिश की तरह जो जमे होते हैं, वही उनका एक तरह से थ्योरी था। ये मानना था कि परमाणु क्या है कि धनावेशित का गोला है, जो पूरे में धनावेशित होती है। जैसे यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि एक तरह से ये क्या है, ये पूरा चारों पट्टी धन 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 आवेश है, साथ ही साथ इसमें जो रेड रेड दिख रहा है एक तरह से माइनस है। तो उनका मानना था कि जो स्फीयर होता है एक तरह से जो पूरा एक तरह से धनावेशित का गोला होता है, और उसमें जो किशमिश की तरह केक में या बीज की तरह तरबूजा में वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखेंगे दोस्तों कि इनकी थ्योरी की क्या कमियां रह गई थी। तो पहला कमी थी कि डज नॉट एक्सप्लेन द न्यूक्लियस। ये चूँकि क्या था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि जो बीज हो गया, जो एक तरह से किशमिश हो गया, वो क्या हो गया, वो उनका इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बाकी जो स्फीयर है, बाकी सब क्या पॉजिटिव का तो ये गोला है, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया ही नहीं। तो ये थ्योरी यहाँ पर इनकी कमी रह गई थी। और नेक्स्ट ये था कि फेल्ड हो गया। कहाँ फेल्ड हो गया, तो फेल्ड इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड को जब एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने बताया कि नहीं, एक न्यूक्लियस भारी जो पदार्थ होता है, जिससे हमारा उन्हें एक्सपेरिमेंट में पूरा लोगों को दिखाया, तब वहाँ पर इनकी थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। तब हम यहाँ दोस्तों देखेंगे रदरफोर्ड की थ्योरी के बारे में देखेंगे कि रदरफोर्ड की थ्योरी क्या थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि रदरफोर्ड ने जो थ्योरी दिया था 1911 में दिया था। और रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो नाभिकीय न्यूक्लियर एक तरह से नाभिकीय भौतिक होता है, नाभिकीय भौतिकी का इनको जनक कहा जाता है। नाभिकीय भौतिकी का जनक कौन है, हमारा रदरफोर्ड साहब हैं। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स है, जो एक तरह से रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं जो छोड़ रही है, यहाँ से निकल रही है। तो रेडियो एक्टिव जो किरणें कौन थी, अल्फ़ा थी। तो अल्फ़ा पार्टिकल के गेट स्क्रेड हो गया, यहाँ से निकला, और यहाँ पर उन्होंने एक तरह से कुछ हमारा एक रखा, उन्होंने लेड का कुछ रखा था। उसके बाद बीम ऑफ अल्फ़ा यहाँ से निकला, और यहाँ से निकलने के बाद ये गोल्ड फॉइल, सोने के जो पत्थर का यूज किस में होता है, तो रदरफोर्ड की थ्योरी में यूज होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, जब इससे गुजारा गया इससे बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स को, तो क्या था कि कुछ इससे जो सीधे पार कर जा रहे थे, कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ इधर रिफ्लेक्ट हो रहे थे, और इधर रिफ्लेक्ट हो रहे थे। उसके बाद इसको रोकने के लिए उन्होंने जो इस लेयर का यूज किया था, स्क्रीन का यूज किया था,
वो जिंक सल्फेट से बना हुआ था, जेएनएस से बना हुआ था। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि स्क्रीन किससे बना हुआ था, जेएनएस से बना हुआ था। जो किसकी फॉइल लिया गया था, पन्नी किसका लिया गया था, तो गोल्ड के लिया गया था। कौन सा कण लिया गया था, तो अल्फा पार्टिकल लिया गया था, जो एक तरह से हीलियम नाभिक के समान होता है, जिसकी जो मास होती है, परमाणु संख्या कितना होती है, 2 होती है। द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 4 2 हीलियम, 4 द्रव्यमान संख्या होती है और 2 हमारा क्या होता है, परमाणु संख्या होती है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें दोस्तों देखेंगे कि जैसे यहाँ पर ये तो हमारा एक तरह से कंसेप्ट हो गया, जो उनका थ्योरी था। जिंक सल्फेट का स्क्रीन लिए थे और उन्होंने जो अपना अल्फ़ा पार्टिकल्स को यहाँ से गुजारे थे, तो कुछ स्क्रेट हुआ था, कुछ सिरे पार कर गया था। तो इस फिगर में हम प्रॉपरली देखेंगे। तो यहाँ से क्या है कि बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा है। तो यहाँ से जाने के बाद क्या हो गया कि ये मान ली कि पूरा जो प्रति हमारा क्या है, ये हमारा परमाणु हो गया, ये पूरा ये परमाणु हो गया। इसके अंदर हमारा मान लिया कि उस समय उनको पता नहीं था, जब जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो यहाँ से जो इस रीजन से गया था डायरेक्ट पार हो गया, इधर से गया वो ऊपर से पार हो गया, इधर से भी नीचे से गया डायरेक्ट पार हो गया। लेकिन जो इसको एक तरह से न्यूक्लियस को जो टच हो रहा था, ये वाला पार्टिकल्स, ये रिफ्लेक्ट हो गया। ये भी जो न्यूक्लियस को टच किया, ये भी रिफ्लेक्ट हो गया। और बाकी जो डायरेक्ट एकदम बीचों बीच रिफ्लेक्ट न्यूक्लियस से टकरा गया, वो क्या हो गया, उसी पाथ पर लौट गया। तो ये दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि जो बीच में जो न्यूक्लियस से टकरा रहा है, वो क्या हो गया, उसी पाथ पर एक तरह से लौट जा रहा है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो एक तरह से प्रयोग किया था, उस समय हमारा गोल्ड फाइल लिए थे, तो इसमें देख सकते हैं कि इसी में जा रहा है, इसी में लौट रहा है। ये जो 1 2 3 हो गया, बाकी रिफ्लेक्ट हो गया, बाकी पास हो गया। तो उन्होंने ये बताया कि हमारा जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है एक तरह से पॉजिटिव होता है, क्योंकि हीलियम के नाभिक की जैसा होता है। तो नाभिक भी क्या है, नाभिक में कुछ ऐसा चीज़ है बीच में, जो क्या है, एक तरह से वो पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारा किरण को एक तरह से जो रे है, जो पार्टिकल्स है, जो हमारा बीम ऑफ लाइट जा रहा है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो उससे पता लगा कि वो बीच में कुछ न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियस नाम दिया। और उन्होंने बताया कि बीच में पॉजिटिव चार्ज है, बाकी हमारा जो एक तरह से जो रिमेनिंग एरिया है, उसमें एक तरह से रोक नहीं रहा है, इजीली पार हो रहा है। तो उन चीज़ों को उन्होंने एक तरह से इलेक्ट्रॉन बोला। तो ये हुआ हमारा उनका पूरा एक तरह से मॉडल। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ से बारी बारी हम देखेंगे। तो साइंटिस्ट कौन थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे। तो उनका मानना था, पहला पॉइंट, कि एटम हैज ए स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। तो उन्होंने इस एक्सपीरियंस में सिद्ध किया कि परमाणु के जो केंद्र में छोटा और धनावेशित नाभिक होता है। जो ये हमारा हो गया, इसके अंदर क्या है, ये नाभिक है। ये हमारा क्या है, ये परमाणु हो गया। पूरा जो बड़ा वाला क्या हो गया, परमाणु हो गया। ये हमारा क्या हो गया, नाभिक हो गया। इसीलिए हमारा रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने नाभिक का खोज किया था। नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किए थे। उसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट, कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, नाभिक के चारों ओर घूमता है। तो बात सही है, क्योंकि उन्होंने माना कि जो बाकी रिमेनिंग एरिया है, जो हमारा पॉजिटिव पार्टिकल्स को भेज रहे थे बीम को, वो पार हो जा रहा है। तो इसका मतलब है, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ओनली बीच में है। और उन्होंने एक तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में पता किया कि वो चारों ओर घूमते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनका है कि मोस्ट ऑफ द आइटम इज एम्प्टी इन स्पेस। मतलब कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है, तभी तो उनका पार्टिकल्स क्या हो रहा था, पास हो रहा था। तो खाली है, इसलिए उन्होंने खाली माना। अब इनकी भी मॉडल की कमी रह गई थी, क्योंकि उस समय इन्होंने काफ़ी नाम कमाया। लेकिन क्या है ना, कि हमेशा डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट होती रहती है। तो इनकी भी कमियां निकाल दी किसी ने। तो चलिए देखते हैं इनकी क्या कमियां थी रदरफोर्ड की। तो सबसे पहला कमी थी कि कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कहने का मतलब है कि इन्होंने जो हमारा जो परमाणु है, उसकी जो स्थायित्व को एक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कैसे ये स्थायी रहेगी, क्योंकि घूम रही है, इसके बारे में बताए थे। तो लोगों को माना था कि कब तक घूमेगी, आखिर घूमने में क्या होगा, एनर्जी बर्बाद होगा। तो इसके बारे में नहीं बताए थे हमारा रदरफोर्ड साहब ने। कैन नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। वही हमारा एटॉमिक का जो स्पेक्ट्रा होती है, उसके बारे में एक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर। स्पेक्ट्रा को सिंपल वर्ड में देखें तो क्या होता है, एक तरह से रेंज कह सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा एटम है, उसका रेंज को नहीं बताएंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन हो गया कहाँ तक जाएगा, जो कक्षा में भ्रमण कर रहा है। तो इस चीज़ों को नहीं बताए पूरी तरह से हमारा परमाणु के बारे में। अब नेक्स्ट मॉडल हम देखेंगे कि बोर मॉडल के बारे में देखेंगे कि बोर मॉडल क्या होता है, जो काफ़ी एक तरह से इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों हमारा जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। लेकिन हमारा जो नील्स बोर थे, जो वैज्ञानिक कौन थे, नील्स बोर थे। और एक तरह से नील्स बोर, और इसके साथ एक और हमारा जो साइंटिस्ट, इससे कहा जाता है बोर और
बोर और बोरी एक तरह से बड़ी बोर और बड़ी मॉडल कहा जाता है, क्योंकि एक और वैज्ञानिक थे उन्होंने मिलकर किया था, लेकिन ज़्यादा नाम किनका आता है, नील्स बोर का आता है, तो बोर बड़ी कहा जाता है एक तरह से। तो बोर और बड़ी के बारे में हम देखेंगे, तो इन्होंने क्या बताया इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो सिंपली अगर कहे तो इन्होंने एक तरह से बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन होता है एक तरह से, तो अपनी जो एक निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होती, इनका मानना था। साथ ही साथ यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा से अगर दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो वो ऊर्जा को ग्रहण करता है, तभी वो दूर कक्षा में जा पाएगा। जैसे यहाँ हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पर हम फिगर को ड्रा करते हैं, हमारा हो गया, ये हो गया और ये हमारा रन कर रहा है। तो अगर यहाँ है, यहाँ से अगर यहाँ जाना चाहता है तो ये दूर वाली कक्षा हो गई, तो इलेक्ट्रॉन हमारे ऊर्जा को ग्रहण करेगा। लेकिन यदि वही अगर दूर वाली कक्षा से यहाँ से नीचे आना चाहता है तो एनर्जी को त्याग करेगी, तब वो नीचे आएगी, इनका मानना था। तो इस तरह वो एक तरह से परमाणु की स्थिरता को स्टेबिलिटी के बारे में नील्स बोर साहब ने बताए थे। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने एक फार्मूला दिया था बोर और बड़ी ने मिलकर कि प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम जो हमारा संख्या होती है ना, जो कोई भी कक्षा है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2n² होती है। इन्होंने फार्मूला दिया था कि कोई हमारा जो एक तरह से कक्षा है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो 2n² के बराबर हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, इन्होंने बताया था। तो चलिए इनके देखते हैं कि क्या क्या एक तरह से मैंने दिए थे। तो पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन ए फिक्स एनर्जी लेवल। वही बात है जो शुरू से स्टार्ट होता है, KLMN, K1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो जो इनका मानना था कि इलेक्ट्रॉन होता है कि निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं। साथ ही साथ एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज फिक्स होता है, प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा क्या होती है एक तरह से निश्चित होती है, इनका मानना था। और नेक्स्ट इनका मानना क्या था, तो इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन द ऑर्बिट बाय द एब्जॉर्बिंग या इमिटिंग द एनर्जी, वही जो हमने बताया। तो ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन से इलेक्ट्रॉनों की कक्षा बदलती है। तो कहने का मतलब है कि अगर लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाना चाहते हैं तो एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, वही हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, त्याग करेंगे। तो ये एक तरह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो एटम था उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बता दी हमारा कौन, तो नील्स बोर साहब ने। तो ये हमारा बोर साहब थे, यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में 2n²। जितने भी हमारा जो अगर 1 कक्षा की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 1 कक्षा तो n बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ होगा 2 × n² मतलब 1 के स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा कक्षा में चलेंगे तो 2 × 2 के होल स्क्वायर मतलब 2 के होल स्क्वायर 2 4 और 2 8 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा प्रत्येक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा हम इस फार्मूला का यूज करके 2n² के यूज करके निकाल सकते हैं। तो इनकी भी कमी थी, अब देखते हैं कि इनकी कमी क्या रह गई थी। तो इनकी जो पहली कमी थी दोस्तों कि अप्लीकेबल ओनली द हाइड्रोजन एटम। ये जो एक तरह से दिए थे फार्मूला दिए थे एक तरह से जो ज़्यादा सूटेबल हो रहा था हाइड्रोजन एटम के बारे में कि हाई स्टेट में जाएगा तो एनर्जी एक तरह से ऑब्जर्व करेगा। और साथ ही साथ कैन नॉट एक्सप्लेन द कम्प्लेक्स एटम, जो भारी एटम होते हैं जैसे यूरेनियम 92 235 होता है ये सारी चीज़ों को एक तरह से विफल हो गए एक्सप्लेन करने में। तो एक तरह से इनकी भी परमाणु मॉडल की कमी रह गई थी। अब हमारा नेक्स्ट जो एटम आता है, जो परमाणु मॉडल आता है, समरफेल्ड एटॉमिक मॉडल आता है। जो पचमा हमारा है समरफेल्ड परमाणु मॉडल के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि इनकी जो क्या मानना था, तो यहाँ पर देखते हैं बारी बारी से। तो इन्होंने बताया कि मॉडिफिकेशन अब एक तरह से बोर मॉडल है। बोर मॉडल में इन्होंने क्या दिया था, तो उन्होंने बताया था कि जो भी हमारा कक्षा होती है उसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, साथ ही साथ एक निश्चित ऊर्जा के सारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और अगर ऊपरी कक्षा में जाना हो तो एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, और नहीं तो नीचे आना है तो एलिमिनेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऊर्जा को निकालते हैं। तो उसी का एक तरह से मॉडिफिकेशन रूप है बोर मॉडल का, जिन्होंने समरफेल्ड साहब ने दिए थे। तो इनका मानना था कि ये तो हो गया बोर मॉडल का संशोधित रूप हो गया। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन ए सर्कुलर एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट। इनका मानना था कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वृत्ताकार और दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। बाकी जो भी मॉडल लेके आए सभी ने बताया कि एक तरह से वृत्ताकार पाथ होता है जिसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जो रिवॉल्व करता है। बाकी लोगों को मानना था, ठीक है, लेकिन इनका जो मानना था कि ऐसा नहीं मानना था, कि इनका मानना था कि वो वृत्ताकार में भी घूमते हैं, जैसे यहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा कि वो वृत्ताकार में भी घूमते हैं और दीर्घवृत्ताकार में भी घूमते हैं। दीर्घवृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार तो ज़्यादा दीर्घवृत्ताकार में ही घूमते हैं। तो ये जो एक तरह से यहाँ पर देखेंगे कि जब हाइड्रोजन को लेते हैं
तो जो हमारा बोर्ड साहब ने दिए थे तो उन्हीं पर ओनली हमारा एप्लीकेबल होता है कि एटम वहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा किसमें, वृत्ताकार कक्षा में, क्योंकि वहाँ एन बराबर क्या होगा, कक्षा एक ही को होगा, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एन एल में कन्फ्यूजन आपको होगा, अभी बताते हैं क्या है। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं ये कि उन्होंने सिर्फ एक तरह से हमारा वृत्ताकार वाला चीज़ हो गया, एन बराबर 1 लिए तो एल बराबर 0 हो गया, तो वहाँ सिर्फ हमारा हाइड्रोजन पर ही अप्लीकेबल था। साथ ही अगर परमाणु संख्या जैसी बढ़ता है 2 3 4 होता है तो वहाँ पर हमारा क्या वृत्ताकार कक्षा आ जा रहा था, अति वृत्ताकार प्लस इलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार कक्षा आ रहा था, तो वहाँ पे इनकी थ्योरी बोर मॉडल फिर एक तरह से फॉल्स हो जा रही थी। तो उसी को मॉडिफिकेशन के लिए लेके आए थे। उनकी जो थ्योरी थी लगभग सही थी, लगभग 50% तो सही थी ही, साथ ही साथ उसका समरफील्ड साहब ने उन्हीं का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन दे दिया और एक तरह से थोड़ा परफेक्ट हुआ। तो देखेंगे कि दोस्तों यहाँ एन क्या है और एल क्या है, तो यहाँ पर देखने वाले हम। तो जो हम दोस्तों यहाँ जो एन है तो यहाँ हम देखते हैं। तो दोस्तों आपने क्वांटम नंबर ज़रूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम रिवाइज करा देते हैं कि जो एक तरह से क्वांटम नंबर टोटल 4 तरह के होता है। जो पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, मुख्य एक तरह से क्वांटम नंबर होता है, उस संख्या होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, द्विवंशी क्वांटम संख्या होती है। तीसरा क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। चौथा स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या होती है। तो पहला क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एन से सूचित करते हैं। दूसरा बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, म्यूथल क्वांटम नंबर होता है, या इसे हिंदी में कहा जाता है द्विवंशी क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम संख्या होती है, इसको एल से सूचित करते हैं। उसी तरह आगे हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे सूचित करते हैं, तो उसको एम से सूचित करते हैं। तो तीसरा हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको एम से सूचित करते हैं। उस तरह स्पिन क्वांटम नंबर होता है, तो वहाँ पर हम लोग अलग कंसेप्ट होता है, एस प्लस माइनस वाला जाता है। तो इस पर भी क्वांटम नंबर पर भी हम लेकर आएंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का प्रयोग करने वाले हैं, इसको जो हमारा समरफील्ड थ्योरी को समझने के लिए। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि जो एन क्या होती है, कक्षा की संख्या होती है। एन क्या हो गया, और कक्षा की संख्या हो गया मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गई। और जो एल होता है ना, हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर को व्यक्त करता है। और जो एल की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 0 to n-1 होती है। ये हमारा हो गया 0 to n-1 होती है एल की वैल्यू, ये आपको याद रखना है। ये जो मिथल क्वांटम नंबर होता है, जो द्विवंशी क्वांटम संख्या होती है। तो देखेंगे यहाँ कि इसमें कैसे हमारा आ रहा है। तो एन बराबर 1 था, तो यहाँ लिखेंगे 0 to 1 में से 1 गया तो क्या बच गया 0, मतलब 0 to 0 तो क्या हो गया, फाइनली 0 हो गया। उसी तरह अगर एन बराबर 2 लिखते हैं, तो एन बराबर जब 2 लिखेंगे दोस्तों, तो 0 to क्या हो जाएगा, 2-1 हो जाएगा, मतलब 0 to 1। तो कहने का मतलब इसमें 2 आ गया, एक तो 0 हो गया जो इसमें सर्कुलर चला गया, और एक 1 हो गया जिसके लिए इलिप्टिकल आ गया। नेक्स्ट हम इसी तरफ देखते हैं, 3 के लिए देखेंगे, 4 के लिए देखेंगे, ये वाला फार्मूला का यूज करके। तो जब फार्मूला में हम जब n बराबर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 to 3-1, मतलब 0 to कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो इसमें जो 0 होगा वो हमारा क्या सर्कुलर चला गया, जो लास्ट वाला होता है एक तरह से, तो हमारा 2 हो गया, और 1 हो गया, 0 हो गया। तो इसमें एक ही होगा जो सर्कुलर कक्षा होगा, बाकी जो 2 होगा ये हमारा क्या होगा, इलिप्टिकल जाएगा। तो जो ये लास्ट वाला जो दिख रहा है ना 2, वो हमारा जो कक्षा के जो बराबर होता है, n बराबर कितना लिए थे, एक तरह से 3 लिए थे। तो जो हमारा लास्ट वाला 2 आया वो हमारा सर्कुलर जाएगा। तो l बराबर 2 हो गया, l बराबर 0 का आएगा, इलिप्टिकल जाएगा, l बराबर 1 भी इलिप्टिकल जाएगा। उसी तरह जब इसका कंसेप्ट का यूज करते हैं कि n बराबर 4 का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो n बराबर जब 4 का यूज करेंगे तो हो जाएगा 0 to 4-1 हो जाएगा, करने का मतलब 0 to 3 हो जाएगा, करने का मतलब ये कितना 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 होगा। तो लास्ट में कितना 3 आ गया, तो 3 से क्या होगा, हमारा सर्कुलर आ जाएगा, गोलाकार आएगा। लेकिन जो बाकी बचेगा 0 1 2, तो 0 इलिप्टिकल जाएगा, 1 इलिप्टिकल जाएगा, 2 इलिप्टिकल जाएगा। तो यही समरफील्ड साहब का मानना था कि हमारा जो बोर मॉडल दिए थे ओनली एक तरह से सर्कुलर के लिए दिए थे, और जो ओनली हाइड्रोजन के लिए लागू होता, बाकी कम्प्लेक्स जो आगे के एटम के लिए लागू नहीं हो रहा था। तो इसको देखते हैं बारी बारी से किसी ने क्या बोला था। तो वही उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सर्कुलर में मूव करते हैं, साथ ही साथ इलिप्टिकल में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार द्विवृत्ताकार दोनों में चक्कर करते हैं। साथ ही साथ कंसेप्ट और सब सेल अब इंट्रोड्यूस किए थे, उपकक्षा की अवधारणा दी थी किसने, तो ये हमारा SPDF होती है ना उपकक्षा,
तो उनकी अवधारणा किसने दिया था? SPDF, ये सब का अवधारणा देने वाले हमारे समरफील्ड साहब ही थे। अब दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर थी, एक तरह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही आया है, इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ दोस्तों देखते हैं कि जो दिया हुआ है एक तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल या एक तरह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किसने दिया? तो यही हमारा एक तरह से न्यू मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है। तो ये कह रहा है कि इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन वेव एंड इट इज ए डिफाइंड स्पेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यही हमारा एक तरह से क्लाउड मॉडल दिया था, जिस किस में आता है? तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आता है, जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में आता है, आधुनिक क्वांटम यांत्रिक मॉडल। तो देखेंगे दोस्तों इसके बारे में बारी बारी से। तो हमारा एक तरह से साइंटिस्ट कौन कौन थे? तो एक तरह से स्कॉडिनगर थे पहला, उसके बाद हमारा कौन थे? हेजनबर्ग थे, और डी ब्रोगली एक तरह से साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मॉडल दिया था। और एक इसका एक तरह से देखते हैं कि क्या है कि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कांट बी डिटरमाइंड। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकती है, इनका मानना है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड, साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बताई जाती है, एक तरह से प्रोबेबिलिटी होती है। साथ ही साथ कंसेप्ट ऑर्बिटल SPDF को उन्होंने दिया, ऑर्बिटल की SPDF को कक्षा की एक तरह से अवधारणा उन्होंने दिया, वो तो समरफील्ड साहब भी एक तरह से दे चुके थे। उसके बाद मोस्ट एक्सेप्टेड एटॉमिक मॉडल कौन है? तो यही हमारा सबसे आधुनिक मान्य मॉडल यही हमारा है, जो एक तरह से मॉडर्न एटॉमिक मॉडल ही एक तरह से हमारा जो काफ़ी अभी समय में इसको एक तरह से कमियां निकालने वाला अभी कोई मॉडल आया नहीं है। तो अभी सर्वमान्य ये हमारा मॉडल है, सबसे आधुनिक और मान्य मॉडल हमारा ये मॉडर्न मॉडल है। तो इसमें हम कंक्लूजन देखते हैं दोस्तों कि क्या है कि एटॉमिक मॉडल्स इन्वॉल्व विद द एक्सपेरिमेंट्स एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज द मोस्ट एक्यूरेट टूडे। तो अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि मोस्ट एक्यूरेट मॉडल कौन सा है, तो हमारा मैकेनिकल मॉडल है जो मोस्ट एक्यूरेट मॉडल है, क्योंकि प्रायोगिक के साथ परमाणु मॉडल विकसित हुए हैं और आज क्वांटम यांत्रिकी मॉडल सबसे सही माना जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड थ्योरी, जो आपको एक तरह से याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसको समझिए, याद रखिए और इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में एक न दो नंबर इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।